अच्छा भाई देखो, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर बुक। चैप्टर नंबर 6 आपका कहलाता है परम्यूटेशन परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। अच्छा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी में आपके पास क्या होता है? देखो, सबसे पहली चीज़ जो आपने समझनी है वो कहलाती है काउंटिंग टेक्निक्स। क्या क्या होती है? काउंटिंग टेक्निक्स। काउंटिंग टेक्निक्स में आपके पास दो चीज़ें होती हैं। एक होता है एंड। एंड की मीनिंग है मल्टीप्लाई करना, और एक कहलाता है और का मतलब है ऐड करना, एडिशन। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ कि वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम कराची से लाहौर। हम कहाँ जा रहे हैं भाई? कराची से कहाँ जा रहे हैं? लाहौर। अब कराची से लाहौर जाने के अगर नंबर ऑफ वेज आपके पास हैं, भाई फॉर एग्जाम्पल 3 वेज हैं। कितने वेज हैं बताओ? 3 वेज। वो 3 वेज है कौन कौन से बताएं? बाय एयर, बाय ट्रेन और बाय बताओ रोड। तो देखो, ये और कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट का मतलब है आप लोग कराची से लाहौर जा सकते हैं बाय यूजिंग बाय एयर, या फिर बाय ट्रेन, या तो फिर बाय रोड। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे बताओ इसके अंदर? 3 वेज हो जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग पहले आप ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम कराची से लाहौर, फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं लाहौर से इस्लामाबाद। तो फॉर एग्जाम्पल कराची से लाहौर जाने के अगर मैं आपसे नंबर ऑफ वेज के बारे में बात करूं, भाई अगर 3 वेज है, बाय एयर, बाय रोड और बाय ट्रेन, और फॉर एग्जाम्पल लाहौर से इस्लामाबाद जाने के 2 ट्रैक्स, एक आप कह रहे हो उसको ट्रैक ए, और एक आप क्या कह रहे हो बताओ? ट्रैक बी। तो मुझे बताएं, अगर कराची से लाहौर जाने के 3 वेज हैं और लाहौर से इस्लामाबाद जाने के 2 वेज हैं, मतलब आपको कराची से लाहौर जाने के मैंने 3 वेज बता दिए, बाय एयर, बाय रोड और बाय ट्रेन। और लाहौर से इस्लामाबाद जाने के 2 वेज बता दिए, 2 रास्ते हैं, ट्रैक ए और ट्रैक बी। तो मुझे बताएं, कराची से इस्लामाबाद जाने के कितने नंबर ऑफ वेज होंगे? कितने होंगे? 5 होंगे? 2 होंगे? कितने होंगे? 3 होंगे? हमारे कितने होंगे भाई? अगर कराची से लाहौर जाने के नंबर ऑफ वेज 3 है और लाहौर से इस्लामाबाद जाने के नंबर ऑफ वेज 2 हैं, तो याद रखिएगा ये एंड थ्योरम है। इसमें टोटल वेज 6 होंगे। कितने होंगे? 6।
अब आप बोलेंगे 6 वे कैसे हो गए? कराची से लाहौर जाने के 3 वे से, लाहौर से इस्लामाबाद जाने के 2 वे से। तो 3 × 2 कितना होता है? टोटल वेज कितना हो जाएंगे? 6 वेज हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे बताओ? क्या कौन कौन से होंगे मैं आपको बता दूँ। भाई पहला वे होगा ये वाला, बाय एयर ट्रैक है। पहला वे कौन सा होगा बताओ? बाय एयर से पहुंच गया लाहौर, ट्रैक एयर से पहुंच गया इस्लामाबाद, पहला वे हो जाएगा। दूसरा वे कौन सा होगा? बाय एयर ट्रैक भी, 2 हो गए। तीसरा कौन सा होगा बताओ? बाय रोड ट्रैक है। फिर क्या होगा? चौथा कौन सा होगा? बाय रोड ट्रैक भी, चौथा हो गया। पांचवा कौन सा होगा बताओ? बाय ट्रेन ट्रैक है, ये पांचवा हो जाएगा। फिर बाय ट्रेन ट्रैक भी क्या हो जाएगा? तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 6। असल में देखो, अगर नोट करके आप इस तरीके से लिख लीजिएगा इसको कि if one task operates in m ways, भाई अगर एक टास्क m वेज पे ऑपरेट हो रहा है एंड अदर टास्क इन n वेज, तो दोनों साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? देखो अगर ये दोनों साथ होंगे ना, तो इस पे याद रखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ वेज जो है वो बराबर हो जाएगा m मल्टीप्लाई बाय n के। इसके बराबर हो जाएगा बताओ? m मल्टीप्लाई बाय n के। अगर एक से ज़्यादा वे, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ रेस्टोरेंट में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं आप लोग? रेस्टोरेंट में। आपके आगे मेन्यू कार्ड ला के रख देता हूँ। मेन्यू कार्ड में आपके पास 5 स्टार्टर की डिश, कितनी स्टार्टर डिशेज है? 5 स्टार्टर्स, 4 मेन कोर्स है और 3 डेजर्ट है। कितने डेजर्ट है? 3। तो आप कितने तरीक़ों से खाने को ऑर्डर कर सकते हो कंप्लीट में? 5 4 जा 20, 23 जा 60। तो सारे ऑप्शन अगर एंड होंगे ना, तो एंड से पहले जितने भी ऑप्शन होंगे वो सारे ऑप्शंस आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो एंड कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा कि एंड कॉन्सेप्ट में तमाम तो ऑप्शंस आपस में क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई। तो अगर खाने का भी ऑर्डर करना हो आपको, तो आप ये देखा करें कितने स्टार्टर है, कितने मेन कोर्स है, कितने डेजर्ट है, फिर टोटल नंबर ऑफ वेज से आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे सुनो। अब मैं अगर आपसे पूछूं, क्वेश्चन में आपको गिवन कर दूं, ये अपना सवाल बता रहा हूँ आपको। इन हाउ मेनी वेज in how many ways can 6 true false questions कितने तरीकों से 6 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आप लोग आंसर कर सकते हैं? बताएं। इन हाउ मेनी वेज कैन 6 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस कैन बी आंसर? कितने तरीकों से? कितने होंगे? 12 गलत है भाई। देखो आपके पास हर क्वेश्चन के बाद ऑप्शन है। कितने क्वेश्चन है टोटल बताओ? पहला क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय भाई, ये 6 क्वेश्चन है ना, हर क्वेश्चन के पास ऑप्शन सेम है। और वो ऑप्शंस कितने हैं बताओ? 2। कितने बताओ?
आपके पास आंसर आ जाएगा 2 की पावर 6। और 2 की पावर 6 किसके इक्वल होता है? 64। असल में देखो, जो केस है ना, वो इस तरीके के 6 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है और हर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन के पास ऑप्शन है, तभी आंसर होगा 2 की पावर 6 विच इज़ इक्वल टू 64। अब इसके अंदर भी ना, मैं आपसे सबसे पहला अगर केस डिस्कस करने जाऊँ तो मैं आपको पहले जो प्रॉब्लम कराऊंगा चैप्टर 6 में, वो कहलाएगा अल्फ़ाबेट्स अरेंजमेंट। अब आप अल्फ़ाबेट या वर्ड अरेंजमेंट इसको कहते हैं। भाई फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड है और वो कैट है। वो क्या है बताओ? कैट। तो उसकी टोटल अरेंजमेंट कितनी हो सकती है? कैट हो सकता है, एक सी टी ए हो सकता है, एक क्या हो सकता है बताओ? ए सी टी हो सकता है, एक बताओ? ए डी सी हो सकता है, एक और बताओ? टी ए सी हो सकता है, एक और बताएं? तो ये टोटल अरेंजमेंट कितनी हो जाएगी? 6। और 6 किसके बराबर होता है? 3 फैक्टोरियल के। भाई अगर टोटल वर्ड्स आपके पास 3 है तो उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स टोटल 3 फैक्टोरियल हो सकती है। अगर आपके पास टोटल वर्ड्स 2 हैं तो उसकी टोटल अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल हो सकती है। यानी कि एक वर्ड में जितनी अल्फ़ाबेट्स होंगे उसकी उतनी ही अरेंजमेंट हो सकती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये नोट करके आप लोग लिख लेंगे। टोटल अरेंजमेंट ऑफ जब भी आपको कोई n थिंग्स लिखी हुई हो और जगह भी n हो तो फिर उनकी अरेंजमेंट का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल। फॉर एग्जांपल अगर एक 4 लेटर वाला वर्ड है तो उसकी टोटल अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 24। अगर 2 लेटर वाला वर्ड है तो लेट्स सपोज सी है तो उसकी 2 ही अरेंजमेंट हो सकती है। क्या हो सकती है बताओ? सी ए हो सकती है और एक बताओ क्या हो सकती है? ए सी हो सकती है। तो उसकी टोटल अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल हो सकती है। तो जितने वर्ड होते हैं उतने ही फैक्टोरियल अरेंजमेंट होती है। ठीक है। अच्छा, अब कभी कभार ऐसा होता है कि इसमें कुछ वर्ड रिपीट हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ, इसका एक और टॉपिक इस तरीके से आता है कि आप उसको बोलते हो अरेंजमेंट ऑफ एन थिंग्स। arrangement of n things in which p q r are alike। arrangement of n things in which p q r are alike। alike का मतलब एक जैसे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास n थिंग्स है, इसमें p q r एक जैसे। इसका फॉर्मूला असल में एक कॉम्बिनेशन जैसा ही है। इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अब जैसे कि मैं आपसे डिस्कस करूं, मैं अगर आपसे बोलूं फाइंड जैसे आपकी बुक में, जैसे कि आपकी बुक में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 पाए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 10 निकालें। एक्सरसाइज 6.2 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखिए 6.2 पे क्वेश्चन 10 क्या कहा जा रहा है? फाइंड द टोटल अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। पार्ट नंबर 1 में वर्ड क्या है बताओ? स्टैटिस्टिक्स।
तो देखो अगर ये वर्ड है ना, तो आप सोल्यूशन करते वक्त पहले डेटा बना लें। तो इसमें एस टोटल वर्ड्स कितने, टोटल अल्फ़ाबेट्स, तो इसके अंदर टोटल अल्फ़ाबेट्स एन के इक्वल होंगे। टोटल अल्फ़ाबेट कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है ना, काउंट कर लो, 10 है। तो टोटल वर्ड हो गए 10। अच्छा टोटल इसके अंदर एस कितनी दफ़ा लिखे हैं, टोटल एस को पी कह लेंगे और वो 3 दफ़ा लिखे हैं। और टोटल मुझे बताओ इसके अंदर टी कितनी दफ़ा लिखे हैं, और टोटल आई। तो देखिए भाई, अगर आपने इस स्टैटिस्टिक्स की अरेंजमेंट करनी है तो इसकी अरेंजमेंट कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे टोटल अरेंजमेंट अगर आप इसकी टोटल अरेंजमेंट निकालना चाहते हैं तो आप बोलेंगे ये बराबर है n फैक्टोरियल, और जितने रिपीट हो रहे हैं उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। 3 वर्ड रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से, एस, एस कितनी दफ़ा रिपीट हो रहे हैं उसको हमने पी से रिप्रेजेंट कर दिया। टी कितनी दफ़ा रिप्रेजेंट हो रहे हैं उसको हमने क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। आई कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है उसको हमने आर से रिप्रेजेंट कर दिया। क्योंकि जब चीज़ें रिपीट हो जाती है ना तो उनकी अरेंजमेंट कम हो जाती है, बढ़ती नहीं है, कम हो जाती है। जैसे कि मैं सी पे ऐसे लिखा सी ए, तो अब उसकी अरेंजमेंट कम हो जाएगी, एक हो जाएगी ए सी ए, एक हो जाएगी ए सी। तो पहले 6 थी ना, अब क्या हो जाएगी, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ए 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है तभी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। तो जितने वर्ड रिपीट होंगे अल्फ़ाबेट उतने ही फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देंगे, तो फिर इसका आंसर 3 आ जाएगा। अब टोटल अरेंजमेंट अगर आपने 10 वर्ड में निकालनी है तो यहाँ आप n फैक्टोरियल लिख देंगे, n फैक्टोरियल की जगह आप लिखेंगे 10 फैक्टोरियल। फिर आप लिखेंगे p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। अब p फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल के इक्वल है, q फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल के इक्वल है, r फैक्टोरियल किसके इक्वल है, 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल आप यू कैन कैलकुलेट इट बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। 3 6 2 बताओ, 88 कितना आ रहा है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है। तो ज़रा डिवाइड करें और चेक करें क्या आ रहा है आंसर। $50,400 is the total arrangement of the given word। तो भाई ये आप लोग देख सकते हैं कोई मुश्किल बहरहाल है नहीं। ठीक है, समझ आ गई आप लोग को ये। इसी तरीके से इसके बाकी पार्ट्स आप लोग कर लेंगे। जैसे कि प्लेन लिखा हुआ है, दूसरा पार्ट क्या है, प्लेन। तो प्लेन पे कितने वर्ड हैं बताएंगे, 5 वर्ड है ना, कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा, तभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, सिर्फ 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल आप कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, दैट इज़ 120। प्लेन के बाद क्या लिखा हुआ है, देखो ऑब्जेक्ट को मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आप डेटा वगैरह बना लीजिएगा। ऑब्जेक्ट पे कितने वर्ड है काउंट करें, क्या कोई रिपीट हो रहा है, तो क्या होगा आंसर, सही है। तो ये आसान से सवाल है। अब आप लोग क्वेश्चन 10 के बाद पहले आप लोग आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखें क्या लिखा हुआ, पढ़ें जरा सवाल।
क्या लिखा हुआ है, पढ़े जरा। हाउ मेनी, क्रिकेट टीम के बारे में लिखा हुआ है कुछ, क्या लिखा हुआ है, पढ़े। In how many ways different batting orders are possible for a cricket team consisting of 11 भाई players? लिखा हुआ है क्रिकेट टीम कंसिस्टिंग ऑफ 11 प्लेयर्स, तो उसके डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। टोटल प्लेयर्स जो हैं वो आपके पास कितने होंगे, 11, कितने हैं बताओ, 11। तो आपसे पूछा जा रहा है कि डिफरेंट ऑर्डर क्या होंगे इसके, तो बहुत आसान है। असल में इनकी जो अरेंजमेंट होगी 11 प्लेयर की 11 जगहों में, समझो 11 प्लेयर हैं, 11 वो लिखे हुए हैं, इनकी अरेंजमेंट बराबर होगी 11 स्पेसिस में 11 प्लेयर्स को अगर आपने अरेंज करना है। तो सिंपल सी बात यह है कि इनकी जो टोटल अरेंजमेंट होगी वो बराबर हो जाएगा n फैक्टोरियल के। n किसके बराबर है बताएं, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं, 11। 11 फैक्टोरियल निकालें कैलकुलेटर से, तो बताएं क्या आ रहा है। 3 थ्री 9 नाइन 9 1 6 थ्री नाइन वन सिक्स डबल 9 थ्री डबल नाइन ठीक है, लिख दिया 399 आगे। 1 6 16 8 डबल 2। तो ये देखिए आसान सा सवाल है। क्वेश्चन 4 पढ़े, क्या लिखा हुआ है? कितनी इंग्लिश बुक है इसके अंदर, पहले क्या लिखा हुआ है। तो इंग्लिश बुक कितनी है, इंग्लिश बुक है 2, फिर उसके बाद कौन सी बुक है बताएं, मैं इतनी नहीं बताएं। केमिस्ट्री की बुक 3 हो गई, फिर और फिजिक्स बुक कितनी है, 4। भाई देखिए इसमें जो ग्रुपिंग है वो है 3। अब देखो इसमें ये बोला जा रहा है सोल्यूशन करते वक्त कि आपके पास जो इंग्लिश की बुक है वो 2 है। फिजिक्स की बुक है 4, सही है। तो आप लोग क्या करेंगे कि असल में इसमें एक और बात ये मेंशन है, फॉर एग्जांपल आपके शेल्फ है, आपके पास ये बुक प्रेजेंट है, आपने इसको अरेंज करना है। अब आप इसको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, सबसे पहला काम आप ये करते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि सेम सब्जेक्ट वाले एक साथ रहेंगे, लेकिन सवाल में मेंशन है कि सेम सब्जेक्ट वाले एक साथ रहेंगे, लिखा हुआ है ना। तो सबसे पहले आपने तीनों सब्जेक्ट जो एक जैसे हैं उनको एक डब्बे में बंद कर दिया। अब इंग्लिश बुक कितने वे में अरेंज हो सकती है, 2 फैक्टोरियल, 2 जगह हैं, 2 जगह में आगे पीछे हो जाएगी। केमिस्ट्री की बुक है 3, 3 फैक्टोरियल, और फिजिक्स की बुक है 4। अब इसमें एक और अहम बात समझना ज़रूरी है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, इसके आगे आपने एक और फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है, जो कि इन तीनों की ग्रुपिंग होती है। ग्रुपिंग से मुराद ये है कि ये यहाँ जा सकता है, ये यहाँ जा सकता है, एक साथ रहकर हम इन तीनों को आगे पीछे शफल कर सकते हैं। तो ये इनकी ग्रुपिंग कहलाती है। और ग्रुप कितनी बुक से, 3 है, तभी आप इसको 3 फैक्टोरियल से और मल्टीप्लाई करेंगे। अब ज़रा मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है, 1728 आ रहा है, चेक करिएगा। 1728।
नहीं 1728 आया। क्वेश्चन 4 के बाद 5 पे क्या लिखा हुआ है? हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड मैट्रिक्स कैन बी फॉर्म, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। हाउ मेनी ऑफ देम स्टार्ट विद आर, ये लिखा हुआ है। मैट्रिक्स वाला सवाल है ना। तो मुझे बताओ मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास वर्ड प्रेजेंट है मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स के अंदर टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? वो n के इक्वल है, तो आंसर कितने हैं? 6 है। सो इसकी टोटल अरेंजमेंट क्या होगी? कोई रिपीट तो हो नहीं रहा। तो इसकी टोटल अरेंजमेंट हो जाएगी n फैक्टोरियल। क्या हो जाएगी बताओ? n फैक्टोरियल। n का मतलब है n की जगह 6 लिख दोगे, और 6 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है बताओ? 720 के। अच्छा, अब इन्होंने एक और बात बोली हुई है, हाउ मेनी ऑफ देम स्टार्ट विद आर। अब मैं लिख रहा हूँ नाउ फिक्सिंग आर एट फर्स्ट प्लेस। देखो नॉर्मली होता भी है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर 7 स्टूडेंट्स हैं, मैं एक स्टूडेंट की जगह फिक्स कर देता हूँ। अगर मुझे 7 स्टूडेंट्स को 7 जगहों में अरेंज करना है, तो फिर उसकी टोटल अरेंजमेंट 7 फैक्टोरियल होगी। लेकिन अगर मैं एक काम ये करूँ, मेरे पास 7 स्टूडेंट्स हैं और मैं एक को बोलूँ कि भाई आप तो आगे ही बैठेंगे, आप बहुत बातें करते हैं, आप आगे बैठेंगे, तो 7 में से एक की जगह मैंने फ़िक्स कर दी, तो जितनों की जगह मैं फ़िक्स करूँगा वो चीज़ हमें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो 7 में से अगर मैं एक को फिक्स करूँगा तो कितने बच जाएंगे? 6 बच जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है आर आ गया, स्टार्ट होगा, स्टार्ट होना चाहिए आर से, आर पहली प्लेस में होगा, तो आर की अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आर को आप भूल जाएं। अब जैसे ही आप आर को भूल जाएंगे तो फिर टोटल अरेंजमेंट जो है वो अब 6 फैक्टोरियल के बजाय क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। तो जितनों की जगह फिक्स करोगे उतनी फैक्टोरियल को कम कर देना। फॉर एग्जांपल आर की जगह 2 और अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिसकी जगह आप फिक्स कर देते हैं, तो फिर 6 माइनस 3 फैक्टोरियल आंसर हो जाता है। तो जितनों की जगह फिक्स करोगे उतने टोटल में से माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा 6 में भी आपको बताता हूँ फ्लैग का सवाल होगा ना। पहले मैं आपको ना 5 के बाद 7 बता रहा हूँ। 7 पे क्या लिखा हुआ है? हाउ मेनी आउटकम्स ऑफ 3 फेयर कॉइन्स आर पॉसिबल, इलिस्ट्रेट देम बाय यूजिंग ट्री डायग्राम, ये सवाल है भाई। 7 पे ये बोल रहा है, अगला पेज में जाते हैं। मुझे बताओ एक दफ़ा कॉइन को टॉस करते हैं तो आउटकम्स कितने आते हैं? अगर एक दफ़ा कॉइन को टॉस करते हैं कौन कौन से? या तो हेड आता है या तो टेल आता है। अगर 2 दफ़ा टॉस करेंगे तो कितने आउटकम आएंगे? 4 आएंगे। 3 दफ़ा करेंगे तो 8 आएंगे। देखो अगर ऑप्शंस नोट करके लिख लेना,
भाई देखो, फिर टोटल नंबर ऑफ वेज जो होते हैं वो आपके होते हैं m की पावर n। क्या होता है बताओ? अब मुझे बताओ यहाँ पे कि अगर कॉइन को टॉस करते हो तो कितने आउटकम होते हैं? दो। एक दफ़ा टॉस करोगे तो आंसर आएगा 2 की पावर 1, 2। दो दफ़ा टॉस करोगे तो आंसर आएगा 2 की पावर 2, 4। तीन दफ़ा टॉस करोगे तो आंसर आएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 8। चार दफ़ा टॉस करोगे तो यानी कि टोटल ऑप्शंस कितने हो जाएंगे? इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इसमें जो टोटल ऑप्शंस अगर आप निकालते हैं तो पहले लिखते हैं टोटल ऑप्शन फॉर टॉसिंग अ कॉइन इज हेड या फिर टेल। सही है? तो टोटल ऑप्शन फॉर टॉसिंग थ्री कॉइन इज सिंपल। तीन कॉइन है, पहले वाले कॉइन के ऑप्शन 2, दूसरे के भी 2, तीसरे के भी 2। देयर फॉर इट विल बिकम 2 की पावर 3, 8। सही है? अब यहाँ पे ट्री डायग्राम बनाने के लिए ही बोल रहा है। अब आप बोलेंगे सर ये आर्ट आपने लिख तो दिया, आर्ट है कौन से? अब ट्री डायग्राम कैसे बनाते हैं? देखो, पहले कॉइन को टॉस किया तो पहले कॉइन को टॉस करोगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। जब दूसरे कॉइन को टॉस करोगे तब भी क्या आएगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब तीसरे कॉइन को भी टॉस करोगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। क्या आएगा बताओ? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो आप इसको लिखोगे ऐसे, देखो बहुत सिंपल है। पहली दफ़ा कॉइन को टॉस करो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दूसरी दफ़ा टॉस करोगे हेड या फिर टेल। इधर भी लिखोगे हेड या फिर टेल। यहाँ पे भी क्या लिखोगे? हेड या फिर टेल, या फिर हेड या फिर टेल, या फिर हेड या फिर हेड या फिर टेल। तो पहला आउटकम जो होगा वो यही होगा। इसको ऐसे पढ़ते हैं, हेड, हेड और हेड। पहला आउटकम जो होगा उसमें तीनों ऐड हो जाएंगे। अब दूसरा आउटकम जो होगा उसमें क्या होंगे? दो हेड एक टेल। तीसरा आउटकम होगा, क्या होगा बताओ? हेड टेल हेड। फिर क्या होगा? हेड टेल टेल। फिर क्या होगा? टेल हेड हेड। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? टेल टेल हेड। फिर क्या होंगे? टेल टेल टेल। ये टोटल आठ आउटकम्स होंगे। यानी कि देखो गिन भी लो, पहले थे तो दो आउटकम थे, दूसरी दफ़ा टॉस किया तो चार हो गए, तीसरी दफ़ा किया तो आठ हो गए, चौथी दफ़ा करोगे तो 16 हो जाएंगे। यानी कि इसके आगे दो बनाओगे, इसके आगे दो बनाओगे। तो ये ट्री डायग्राम कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्री डायग्राम। अब इसमें सैम्पल सेट बना के ना पॉसिबल आउटकम्स लिख दो। अब वो पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से थे? देखो, पहला क्या आया? कहाँ था, भूल गया मैं। हेड टेल हेड के बाद हेड टेल। फिर बताओ,
फिर क्या होगा? ठीक है, ये 7 हो गया। अच्छा, 8 में क्या लिखा हुआ है? डिजिट लिखा हुआ है ना, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर या 5 डिजिट नंबर? पढ़े पढ़े। अच्छा, ये मैं डिजिट प्रॉब्लम आपको बाद में कराऊंगा, पहले मैं आपको 9 करा रहा हूँ। 9 पे देखिए क्या लिखा हुआ है। 2 तो अलग बात में कराऊंगा। 10 बताओ। 11 बताओ। ठीक है, डिजिट बताओ। देखो, गिवन डिजिट्स आर ट्रिपल टू और क्या बोल रहा है इसके अंदर? देखो, बोल रहे हैं हाउ मेनी 8 डिजिट। पहले में बोल रहा है हाउ मेनी 8 डिजिट नंबर कितने बनेंगे, यानी कि पहले पार्ट में आपसे बोला जा रहा है 8 डिजिट्स नंबर कितने बनेंगे। और दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है? 8 डिजिट नंबर ग्रेटर देन कितने नंबर है? 60 मिलियन। तो पहले हम अगर डेटा बनाए तो सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल डिजिट्स। टोटल डिजिट्स को आप n कह लें। तो यहाँ पे टोटल डिजिट्स कितने काउंट करें ज़रा? 8 है। अच्छा, इसके अंदर टोटल 2 कितने हैं? टोटल 3 कितने हैं? 3 है ना। तो अगर मैं इसकी टोटल अरेंजमेंट करूँ सोल्यूशन करते हुए, देयरफॉर टोटल 8 डिजिट्स नंबर्स आर टोटल 8 डिजिट्स नंबर ये होंगे n को डिवाइड कर देना p अपॉन q से। अच्छा, n कितना है बताओ? 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, यानी कि 40320 को 6 इंटू 6 से डिवाइड कर दें तो आंसर क्या आ रहा है? 1120। चेक करो। तो टोटल 8 डिजिट नंबर कितना आ गया? 1120। यानी कि यहाँ पे सेम लिख दीजिएगा। तो कैसे लिख दीजिएगा? टोटल 8 डिजिट नंबर, इसको हटा दीजिएगा आपको। अब यहाँ पे बोल रहे हैं हाउ मेनी ऑफ देम ग्रेटर देन 60,000। अच्छा, मुझे अगर 60 मिलियन से बड़ा नंबर बनाना है तो मुझे ना एक नंबर को फिक्स करना पड़ेगा स्टार्टिंग प्लेस में। मैं लिख लेता हूँ पार्ट बी के लिए कि फिक्सिंग 6 एट फर्स्ट प्लेस। 6 को क्या कर रहा हूँ मैं? पहली प्लेस में क्या कर रहा हूँ? प्लेस कर रहा हूँ। 6 को कहाँ प्लेस कर रहा हूँ? पहली प्लेस में। तो देखो, अब इसकी जो टोटल अरेंजमेंट होगी, देयरफॉर टोटल डिजिट्स ग्रेटर देन
60 मिलियन इज इक्वल टू, अब आप देखो 8 की जगह 7 लिख दोगे, वजह बड़ी सिंपल सी है। अगर मैं स्टार्टिंग में 6 रखूँगा और 7 नंबर कोई भी आगे रखूँ, जो कि रिमेनिंग नंबर्स होंगे ना इसके, तो वो हमेशा 60 मिलियन से बड़ा होगा। अगर मैं स्टार्टिंग में 6 रख दूँ, 6 को फिक्स कर दूँ और उसके आगे मैं कोई भी 7 नंबर जो बचे हुए वो लिख दूँ, तो फिर वो जो नंबर होगा वो हमेशा 60 मिलियन से ग्रेटर होगा। तो 1 की जगह फिक्स कर दी, तभी यहाँ मैं 7 फैक्टोरियल लिख दूँगा और बाकी इधर 3 फैक्टोरियल लिखूँगा और इधर भी 3 फैक्टोरियल लिखूँगा। सो 7 फैक्टोरियल बराबर होता है 5040 के, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, अगेन 3 फैक्टोरियल 6 होता है। बताएं क्या आ रहा है आंसर? कितना आ रहा है? आपका आंसर 140 आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन 11 के बाद मैं अगर आपसे 12 के बारे में बात करूँ, 12 में क्या लिखा हुआ है पढ़ेंगे? एक वर्ड होगा एसेंशियल, यही लिखा हुआ है ना? हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड एसेंशियल कैन बी मेड। इस पर नेक्स्ट पार्ट लिखा हुआ होगा हाउ मेनी ऑफ देन दिस कैन बी डन इफ टू एस आर टुगेदर और सेपरेटेड। ये सवाल है, ठीक है? तो मुझे बताएं कि हमारे पास जो अल्फ़ाबेट मुझे गिवन है, गिवन वर्ड इज एसेंशियल। अब इसमें मुझे बताएं टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? भाई इसमें टोटल अल्फ़ाबेट्स n के बराबर होंगे। काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल अल्फ़ाबेट्स से 9। टोटल अल्फ़ाबेट्स के अंदर भी इसके अंदर मुझे बताएं टोटल ई कितनी दफ़ा लिखा हुआ है? ई को आप पी कह लें, 2 दफ़ा लिखा हुआ है। इसी तरीके से मुझे बताएं कि इसके अंदर टोटल एस कितनी दफ़ा लिखा हुआ है? 2 दफ़ा लिखा हुआ है। इसके अलावा कुछ रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले सोल्यूशन करते वक्त मैं ये लिखूँगा टोटल, इसकी अगर मैं अरेंजमेंट निकालता हूँ तो वो बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला आप लोग लगा लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल होता है 362880 और ये 4 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 70560। ये आ रहा है? ये आ रहा है 70560 या कुछ और आ रहा है? 90,700। हाँ 90,720। अच्छा, अब क्या करोगे? अब पार्ट नंबर 1 पे लिखा हुआ है टोटल अल्फ़ाबेट इफ 2s टुगेदर। भाई टुगेदर में क्या करेंगे? देखो, अगर टुगेदर जब भी आ जाए ना, तो उसका आसान तरीका ये होता है कि आप 2s जो है ना उसको एक डब्बे पे बंद कर दें और बाकी सबको अलग डब्बे पे रखें। अब मुझे एक बात ये बताएं
कि अगर मुझे इसकी अरेंजमेंट करनी है, टोटल अरेंजमेंट, तो जिनको 7 करना है उसको एक डब्बे पे बंद कर दें। आपने एस को 7 करना है ना, तो आप एस को एक डब्बे पे फिक्स कर दें, एक डब्बे पे बंद कर दें, बाकी सबको अलग अलग डब्बे पे रखें। तो यहाँ पे टोटल डब्बे कितने काउंट कर लें? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप यहाँ लिखेंगे 8 फैक्टोरियल, और इन डब्बों में क्या कोई रिपीट हो रहा है? ई रिपीट हो रहा है। साथ साथ ना इन दोनों डब्बों की अरेंजमेंट भी कर लें, एस और एस की। एस और एस की अरेंजमेंट होगी, एस है 2 और दोनों ही रिपीट हो रहे हैं, तभी आप इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे। पहले आपने ये जो 7 डब्बे लिखे हुए हैं, 8 डब्बे लिखे हुए हैं, इनको 8 फैक्टोरियल लिख दिया। इन डब्बों में कोई 2 डब्बे अरेंज हो रहे हैं जिनको बिल्कुल अरेंज हो रहे हैं, ई, तभी यहाँ 2 फैक्टोरियल लिख दिया। अब आपने दो एस को 7 किया था, वो कितने थे? 2 थे, और दोनों ही सेम थे, तभी हमने इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे ये कि 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 फैक्टोरियल बराबर होता है 40320/2। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20160। अब देखो पार्ट नंबर 2 पे ये कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है देख के बताएं। अच्छा मुझे बताएं, अगर सेपरेटेड कैसे निकालें? अगर मेरे पास टोटल अरेंजमेंट गिवन है और मैंने उसका आंसर भी निकाला है, टोटल अरेंजमेंट में टुगेदर वाले भी हैं और नॉट टुगेदर वाले भी हैं। सेपरेटेड की मीनिंग क्या है? सेपरेटेड की मीनिंग है नॉट टुगेदर। क्या मीनिंग है? नॉट टुगेदर। तो अगर टोटल अल्फ़ाबेट्स, टोटल वर्ड्स है बेटा, ये वो लिख देना, टोटल अरेंजमेंट लिख देना इसको। यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? टोटल अरेंजमेंट। टोटल अरेंजमेंट इफ 2s आर सेपरेटेड, 2s आर सेपरेटेड। तो देखो अगर सेपरेटेड होगा तो आसान तरीका ये होता है कि जो आपने टोटल अरेंजमेंट निकाली है, इसमें ये टोटल अरेंजमेंट है और ये वो अरेंजमेंट है जिसमें 2s साथ है, तो आप टोटल अरेंजमेंट में से अगर टुगेदर वाली अरेंजमेंट को माइनस करेंगे तो आपको नॉट टुगेदर वाली अरेंजमेंट मिल जाएगी। यानी कि आप क्या करें, 90720 में से 20160 को माइनस कर दें, तो मुझे बताएं कितना आ रहा है? 70। 560। तो ये टोटल अरेंजमेंट होगी अगर 2s सेपरेटेड हो जाएंगे। तो ये तकरीबन मैंने आपको कुछ सवालात करवाए 6.2 के। तो ये आसान आसान से सवालात हैं, इसको फिर फर्दर कल डिस्कस करेंगे।